सेकेंड शिफ्ट का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पॉलिटी है। 2020 का जो भी मेंस का था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हम लोग कर चुके थे 2020 का मेंस वाला। ये 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पॉलिटी का सवाल है जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। देखिए 22 दिसंबर 2019 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो देख लेते इसका सवाल थोड़ा सा। चलिए साहब, आप ही लोग को बताना है क्योंकि सारी बात हम लोग बताए हुए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्योंकि हम लोग बताए थे कि 3 प्रकार का, प्रस्तावना में बताए थे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो जिसमें कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। यही ना, हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़े ये सब बातें। चलिए फिर दीपचंद कहेंगे सर फाउंडेशन बैच की बात करते हैं, इस बैच की क्यों नहीं बात करते हैं? तो इस बैच की बात तो अभी हो ही रही है, तो जो चीज़ें फाउंडेशन में हुआ था यहाँ भी डाल देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, तो बागेश्वर धाम से नहीं आए हैं कि मन की बात जान गए हैं। लेकिन देखिए, बच्चों की कल एगो लड़का और सवाल क्या था, एक बच्चा छूट गया था पीछे, बोला था ना कि सर आपको कैसे पता चला था कि उसका छूट गया और पीछे पड़ गया लिखने में? तो एक्टिविटी से पता चल जाता है। अब इतने साल से हैं इस लाइन में, तो एक्टिविटी से शक्ल देख करके हो जाता है, समझ रहे हैं? अब तो एक्सपीरियंस इतना आ गया बच्चों के बीच में रह करके कि नस्ल देख करके फसल बता देते हैं, है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा बात है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? कानूनी न्याय। क्या हो जाएगा? बाद में समझ में आया क्या लगता है? चलिए, तो याद रखिएगा कि हमारी जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना जो है, उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसमें कानूनी न्याय की कोई बात नहीं की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे उद्देशिका में, ठीक है सर? तो हमारे उद्देशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देखिए, चीज़ें आपको उतना कंटेंट डाल रहे हैं ना, तो बाद में जो बोले थे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, बहुत कम चीज़ें बच पाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अनुसूची वगैरह हो गया, अनुच्छेद वगैरह हो गया, लगभग जो इंपॉर्टेंट है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दे रहे हैं। इसीलिए करके इसको जरूर आत्मसात करते चलिए। देखिए, न्याय, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि किसी भी जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग, नस्ल, ये सारे लिंग, ये सारे के आधार पर भेदभाव किए बिना सबके साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। ये बातें जो कही गई है वो सामाजिक न्याय में, ऐसा नहीं बात है। चलिए, उसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों से भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा संपत्ति के असमानता को दूर करने का प्रावधान है। मतलब आर्थिक कारणों से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझ में है? उसको कोड को लगा दीजिए। तो कि मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, इस आर्थिक जो है सो जो खाई दोनों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में, इसके बीच में भेदभाव करेगी। ये नहीं कि गरीबों का क्या कहते हैं, गरीबों के साथ भेदभाव करेगी और अमीरों का पक्ष लेगी, चाहे वो क्या कहते हैं गलत ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि सरकार का ये दायित्व है कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है इसको भरना, मतलब संपत्ति का समान वितरण होना। आप देखिए कि भारत के 10% लोगों के पास भारत का 90% जो है सो संपत्ति है और 90% लोगों के पास मात्र 10% संपत्तियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या है? संपत्ति का असमान वितरण है। किसी के पास है तो बहुत अधिक है और किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल जो है सो भिखारी है, ऐसे नहीं बात है। तो इस तरह की जो है सो संपत्ति की असमानता को दूर करने का जो प्रावधान है वो हमारे यहाँ जो है सो प्रस्तावना के आर्थिक न्याय से किया गया है। ठीक है साहब, ये बात आ गया समझ में ना? तो हम लोग 2 न्याय पढ़ चुके हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय।
तीसरी है राजनीतिक न्याय, तीसरी है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा तथा हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा तथा हर व्यक्ति को राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार होगा। उसको लगा लीजिए। इसका मतलब समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि जाति धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीतिक अधिकार को छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलेगा, जैसे कि वोट डालने का अधिकार हो गया, कोई भी सरकारी दफ्तर है तो उसमें प्रवेश करने का, ऐसा नहीं कि आप निचले कास्ट का है तो आप सरकारी दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, ये सारी बातें नहीं हो सकती है। तो यही कहलाता है राजनीतिक न्याय। ये नहीं कि आप निम्न कास्ट के हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, आप निम्न कास्ट के हैं तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये सारी बातें नहीं होगी। तो इसी प्रकार के न्याय को क्या बोलते हैं हम लोग? राजनीतिक न्याय। क्या बोलते हैं? राजनीतिक न्याय बोलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति से लिया गया। किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। अब स्वतंत्रता की बात, क्योंकि हो सकता है कि इस बार न्याय की बात पूछा है कि कितने प्रकार की न्याय और कौन सा न्याय शामिल है। तो कल के डेट में आपसे पूछ सकता है कि हमारे उद्देशिका में हमारा जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये भी बातें आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता की बात जो है हमारी उद्देशिका में, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी है देखिए तो। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं, आप अपनी निजी निर्णय को ले सकते हैं अपने जीवन से संबंधित, इस पर कोई रोक लगा नहीं सकता है। उसके बाद है विश्वास, आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संस्था पर, कहीं भी, किसी पर भी क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद विचार, किसी भी मैटर में आप क्या कर सकते हैं? अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो विचार गलत हो या सही हो या अलग बातें हैं, लेकिन आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने विचार को रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अभी 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो किसी का विचार ये है कि जो कोई ये कर रहा है कि काला धन को समाप्त, काला धन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं जो इसके समर्थक हैं, लेकिन जो इसके विरोधी हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगर 2000 रुपया से काला धन अगर बढ़ा था तो पहले आप क्यों बोले थे कि काला धन समाप्त हो रहा है? मतलब समझ रहे हैं कि दोनों का विचार क्या है? अलग अलग है। तो चाहे तो आप विरोध में भी विचार रख सकते हैं या तो समर्थन में भी विचार रख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने विचार को रख सकते हैं। ऐसा बात है। चलिए ये है। उसके बाद धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, और उस धर्म से संबंधित जो भी कर्म कांड हैं, जो भी तरह का अनुष्ठान है, उस धर्म से संबंधित जो भी प्रकार की उपासनाएं हैं, आप उसको मान सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आए समझ बात है। चलिए यही बातें की गई है 5 प्रकार की। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की भावना जो कहाँ से ली गई है? फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से लिखिएगा, फ्रांस की क्रांति से ली गई है। चलिए और देखिए प्रस्तावना में क्या क्या बातें, बाद में जाकर कई बार सवाल क्या आता जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था? इस तरह से सवाल पूछेगा। तो मूल संविधान में नहीं था, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस समय हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय वो शब्द नहीं था। बाद में हम संशोधन करके वैसे वैसे शब्दों को हम अपने संविधान में जोड़े। तो थोड़ा सा अप्रत्यक्ष तरीका से ये नहीं पूछता कि कब जोड़ा गया, कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया, पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा हुआ नहीं था। इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा, समझ रहे? तो याद रखिएगा कि जो संविधान लागू होने के बाद जो भी शब्द जुड़ा हुआ है वो मूल संविधान में नहीं होगा। अब देखिए हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता एवं बंधुत्व शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन
1976 में जोड़ा गया। और इस संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कई चीज़ों को संवर्ती सूची में जोड़ा गया, कई चीज़ों का प्रावधान किया गया जो हम लोग 42वें संविधान संशोधन में पढ़ाए हुए हैं। 2022 का जो मेंस था उसी में हम लोग दे दिए थे, बता दिए थे। क्या बोले? हाँ, एकता। चलिए, उसके बाद देखिए प्रस्तावना पर कुछ लोग टिप्पणी भी किए हैं। क्या बोले? क्या बोले? देखिए, प्रस्तावना में 3 चीज जोड़ा गया है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये हमारे संविधान का हिस्सा है। बंधुत्व जो हम पढ़ते हैं किसके संविधान से लिए? फ्रांस के संविधान से। ऐसा बात है। तो ये भी 42वें संविधान से। देखिए, प्रस्तावना आपको पता है कि हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, प्रस्तावना जो है ना वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बंधुत्व शब्द जो है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया, वो हमारे संविधान का हिस्सा है। तो प्रस्तावना की बात करेगा तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। ऐसा बात है। क्लियर हो रहा बात है कि नहीं? चलिए, प्रस्तावना पर कुछ लोग टिप्पणी भी किए हैं, मतलब ताना कसना या फिर बोल सकते कि कोई बड़ाई किए हैं, कोई इसका विरोध भी किए हैं। अब देखिए, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिनको शॉर्ट में बोल सकते हैं AK अय्यर। क्या बोल सकते हैं? AK अय्यर। इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, मतलब हमारा जो आगे का जो सपना है उस सपना को पूरा करने वाला जो है क्या है? हमारा प्रस्तावना ही है। क्योंकि प्रस्तावना में ही इतना चीज़ डाला गया है कि अगर प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भी अगर संविधान चलता है तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। समझ रहे? इनका कहना ये था। तो याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये बातें किसने कहा था? AK अय्यर कहा था। चलिए, उसके बाद देखिए KM मुंशी, इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। जो हमारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन रहा है उसका क्या है? ये भविष्य फल है। याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी बताएंगे इस चीज़ों को। चलिए, उसके बाद देखिएगा ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे सम्मिलित भाग है। मतलब प्रस्तावना एक ऐसा भाग है कि पूरे जो संविधान का जितना भी भाग है सारे भाग को अकेले समाहित किए हुए हैं। ये बातें कौन बोला? ठाकुर भार्गव दास बोले हैं। ठाकुर दास भार्गव की प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे सम्मिलित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है और यह संविधान के आभूषण है। ये बातें कौन बोल दिए थे? ठाकुर दास भार्गव। चलिए, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। देखिए, प्रस्तावना आ गया ना, प्रस्तावना शब्द। चलिए, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पूछा और दरोगा ही पूछा गया, आगे आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का भाग नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका, प्रियम्बल्स, ये जो है कि हमारे संविधान के पहले ही पृष्ठ पर है। तो कैसे ये भाग नहीं हो सकता है? क्योंकि जो ही हम बचपन से ही हम भारत के लोग भारत को रटते हैं, जब असेंबली होता है उस समय रटते हैं ना, तो हमको लगता है कि संविधान का ये हिस्सा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए कि प्रस्तावना के बारे में बोला गया था, क्योंकि कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पहले आए थे, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना यानी हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है को कभी ये निर्णय आया कि इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के कई निर्णय आए, लेकिन इसमें एक निर्णय जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 मामले के तहत प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब आप सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा जो है, मूलभूत ढांचा का मतलब क्या हो? जितने न्याय है, जितने भी प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सारे क्या मूलभूत इसकी ढांचा है। इसके ढांचा में आप किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको और विकसित करने के लिए, उसके समर्थन में या उसके और विकास के लिए या उसके सकारात्मक पहलू के लिए आप परिवर्तन कर सकते हैं।
लेकिन नकारात्मक पहलू के लिए आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं मूलभूत ढांचा में। आया समझ में? तो ये किस में कहा गया था, किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आया समझ बात है? चलिए, इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है प्रस्तावना से। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्या कोई डाउट सर? नहीं क्या? हाँ, नहीं क्यों, कैसे कर सकते हैं आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, कैसे कर? नहीं कर, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो चुनावी राजनीतिक है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब तो मतलब सीधी बात है कि जो ये चुनावी मुद्दा है। हमारा संविधान है, हमारे संविधान में जब धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ शब्द, तो हम मूलभूत ढांचा में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? ऐसा ही बात है। इसीलिए करके ये चुनावी राजनीतिक मुद्दा है। जब चुनाव आएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा नहीं में चुनाव खत्म, समझ रहे हैं? चुनाव खत्म, उसके बाद टैक्स राज बनेगा। ऐसा नहीं में चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? क्या हो सकता है? 65। देखिए, आपको लग रहा है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उस टॉपिक से बाहर सवाल जा रहा है, लग रहा है क्या? और खास करके पॉलिटी में तो और नहीं बुझाता होगा। क्या बोले? और देखिए, और में है क्या कि फाउंडेशन बैच में आपका जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुआ है, तो वो तो जाएगा ना बाहर। 2-4-5 सवाल अगर पूछ रहा है तो जो हुआ है उस टॉपिक की बात हम करते हैं जब भी करते हैं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 65 हो जाएगा कि जब भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति की हैसियत से अनुच्छेद 65 के तहत कार्य करता है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति की हैसियत से उसे वेतन और भत्ता मिलता है, और उसे वो सारी शक्तियां मिल जाती है जो राष्ट्रपति को मिला हुआ होता है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति जो होता है वो कार्य करता है सभापति का। हाँ, ऐसा नहीं बात है। चलिए इससे संबंधित चीजें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित इससे पहले कभी नहीं जो है सो डिस्क्रिप्शन दिए थे, इसीलिए करके इस बार दे दिए हैं। चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है ना, उसके लिए राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके लिए हम लिखाए थे एक संस्कृत का रूप में शब्द। क्या लिखाए थे? पकानी प्रका द्वयोदशम। राष्ट्रपति के लिए लिखाए थे पकानी प्रका द्वयोदशम। कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं तो उसको लिख करके आप आराम से अनुच्छेद पे पहुंच जाते हैं। और इसका उपराष्ट्रपति का देखिएगा, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि। आया समझ में? इस शब्द को याद रखेंगे तो ये उपराष्ट्रपति के लिए आपको क्योंकि होता क्या है कि ये ऐसे याद कर लीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1-2 अनुच्छेद में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, 67 या 68, 55 या 56, इसीलिए करके उसको बताए थे हम लोग प्रका पकानी द्वयोदशम, है ना? पकानी प्रका द्वयोदशम, पकानी प्रका द्वयोदशम। और इसका याद रखिएगा, उसका निकास शनि। आप देखिए, उसका निकास शनि, है ना? तो अब देखिए इसको अनुच्छेद को हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्या क्या है? 63 में 68 से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए 64 में क्या कहा गया है? 100 से सभापति के रूप में नियुक्ति राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये बातें 64। और याद रखिएगा एक और अनुच्छेद में कहा गया है, वो राज्यसभा वाले में 89 79 में कहा गया, 89 में कहा गया। तो याद रखिएगा 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन और सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, ये बातें कहा गया 64 में। चलिए 65 में देखिए का, उसका हो गया, का से हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य, अधिकतम कितना माह तक? 6 माह तक। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश
अगर खाली हो तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अधिकतम कितना वर्ष तक? 6 महीना तक। चलिए 66, यही बात है, अभी यही पूछा गया था ना, यही पूछा गया था, अधिकतम 6 महीना तक। और कहा गया कि 6, क्या बोले? वेतन, क्या वही बात तो बोल रहे, वेतन भत्ता शक्तियां ये सारे मिल जाएगा उसको, राष्ट्रपति वाला मिल जाएगा। और वो सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य फिर नहीं करेंगे और ना ही उसका वेतन भत्ता मिलेगा। ये मत सोचिए कि राष्ट्रपति वाला भी वेतन भत्ता मिलेगा और सभापति वाला भी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उनको राष्ट्रपति वाला केवल वेतन भत्ता और सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां मिलेगी, सभापति के रूप में वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो बात है। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 66, इसमें क्या है? नी से हो गया निर्वाचन मंडल का वर्णन, निर्वाचन मंडल का वर्णन। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति वाला में, अभी एकेडमिक एग्जाम में पार्ट 3 में भी बातें पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति वाला पूछा गया था ना। और उसमें यही फंसाया था, जैसे हम समझाते हैं क्लास में कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति वाला में हमेशा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति में, अब तो टूट गया ना, अब जहां जहां मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का स्ट्रक्चर होगा, वो सब भाग लेगा केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करेगा। याद रखिए राष्ट्रपति वाला में जो मनोनयन व्यक्ति होता था, मनोनीत व्यक्ति होता था सदस्य, वो भाग नहीं लेता था, ये बातें बताए थे ना। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात होगी तो उपराष्ट्रपति वाला में याद रखिएगा कि सभी, दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति वाला में। तो ये बातें किस में कहा गया है? 66 में। 67 में देखिए क्या कहा गया? का, देखिए उसका निकास, तो का से हो गया कार्यकाल, गवर्नर। तो कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर देखिए 68, सा, देखिए निकास, सा से क्या होगा? समय, आकस्मिक रिक्तियों का, मतलब अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए, यानी पद खाली होने पर शीघ्र नियुक्तियां, अगर उपराष्ट्रपति का पद या उससे संबंधित उनके कार्यालय में जो भी अधिकारी है, अगर उसका पद अगर खाली हो जाता है तो उसकी शीघ्र जो है नियुक्तियां की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 68 के तहत। ऐसा बात है। चलिए उसके बाद है 68 के बाद 69, देखिए स से हो गया शपथ का वर्णन, यानी राष्ट्रपति के सम्मुख क्या करते हैं? ये शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति कहाँ पे शपथ लेते हैं? किसके सम्मुख? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समीप। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी देगा, वो राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देगा उपराष्ट्रपति को, एक दूसरे से इंटरचेंजिंग है। राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को। क्लियर है साहब? चलिए कोई दिक्कत इसमें? क्या बोले? क्या बोले? उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब। उपराष्ट्रपति कैसे नहीं रहेगा? अगर उसका पद खाली है, तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा कि पद खाली होने पर शीघ्र क्या करना? नियुक्ति करना, या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति तो बनेगा। ऐसा नहीं बात है, पद तो खाली नहीं रहेगा ना। चलिए उसके बाद है 70 है निर्वहन राष्ट्रपति के कृत्यों का आकस्मिकताओं में संसद के अनुमति पर उन मुद्दों पर जो वर्जित नहीं है। मतलब राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेगा, और विशेष कर करके संसद अगर कोई विशेष कार्य देता है इसको करने के लिए राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, तो संसद के अनुमति पर वो विशेष मुद्दों पर भी क्या कर सकता है? आकस्मिक स्थिति में वो कार्य कर सकता है। ये बातें किस में कहा गया है? 70 में कहा गया है। समझ में आया बातें? कि जो संसद को अधिकार दिया गया है, कभी भी आकस्मिक टाइम पर, जब भी आकस्मिक टाइम हो, कोई आपातकालीन घटनाएं हो, तो जो संसद को जो अधिकार है, अगर संसद अनुमति देता है, तब ये उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के हैसियत के रूप में उस समय क्या करेगा? वो उस मुद्दों पर वो कानून बना सकता है, उस मुद्दों पर वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है, कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं बात है?
चलिए, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इतना बातें हमको किससे ध्यान में रखना है? उपराष्ट्रपति से। चलिए, कोई बात नहीं है, तनिक और याद कर लेते हैं हम लोग। चलिए, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत, क्या बोले? बीच वाला छूट गया। एक मिनट रुकिए, गड़बड़ा जाएगा ऐसे में। हाँ, गड़बड़ा जाता अभी तक। चलिए, उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है किसमें है? भाग 5 में, अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 तक, क्योंकि 69 तक आपको पढ़ा है किसमें? उपराष्ट्रपति का। 70 वाला जो है वो संसद से संबंधित है। चलिए, उसके बाद क्या बोले? क्या बोले? 62 में, ये 62 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 67 का ख क्या कहता है सो देखिए। अनुच्छेद 67 के ख के तहत राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जा सकता है? राज्यसभा में। देखिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, तो जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। बाकी कोई भी प्रस्ताव होता है तो वह राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। और असल बात है, कोई भी प्रस्ताव है तो वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होगा सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके कारण तो क्या बोले? उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति लिखना था, मिस्टेक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के ख के तहत, इसको सही कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है और वहां से पारित होने के बाद लोकसभा में लाया जाता है। और ऐसी प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना क्या होता है? आवश्यक होता है। ये बातें राष्ट्रपति में भी हम लोग पढ़े हैं कि 14 दिन पहले कम से कम क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का वो सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। ये बातें अभी एकेडमिक में आपको पूछा गया था, पार्ट 3 में यही बातें पूछा गया था। चलिए, अनुच्छेद 67 का गौ में क्या कहा गया सो देखिए। अनुच्छेद 67 के गौ के तहत उपराष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने पर तब तक कार्य करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त ना हो। मतलब अगर उपराष्ट्रपति का अगर 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण गया हो तब तक वो नहीं अपना पद छोड़ेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। और क्या बोले? हाँ, राष्ट्रपति में भी, हाँ, बस अनुच्छेद सबका अलग है। चलिए, अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित जितना अनुच्छेद है सारे अनुच्छेद आपको बता चुके हैं। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखिएगा, 2 ही व्यक्ति ऐसे थे कि जो लगातार 2 बार जो है सो उपराष्ट्रपति के पद पर बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अभी हाल ही में हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर के 2017 तक रहे थे हामिद अंसारी। चलिए, कृष्णकांत, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। जो पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति, एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया था, वो थे कृष्णकांत थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एवं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। यह साहब, इस बात को याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए, निर्विरोध मतलब नहीं बुझाता है कि उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जब एक ही व्यक्ति अगर खड़ा हो तो क्या हो जाएगा? निर्विरोध हो गया, कोई विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ। चलिए, उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्णकांत, भैरों सिंह शेखावत और बी डी जत्ती
ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। बाकी जो भी उपराष्ट्रपति थे वो बाद में जाकर के राष्ट्रपति तो बन चुके थे। और इसमें हामिद अंसारी भी अब जोड़ लीजिएगा, इसमें अब हामिद अंसारी भी जोड़ लीजिएगा, हामिद अंसारी। चलिए क्या बोले, इधर का देखिए ये पुराने का है, इधर जो ताज़ा है ना इधर का जो हामिद अंसारी से लेकर के वेंकैया नायडू, ये सारे, हाँ वेंकैया नायडू जो भी इधर क्या है पुराने में ये सारे थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए थे। उसके बाद हाँ वेंकैया नायडू लिख लीजिए। चलिए मतलब हामिद अंसारी के बाद जो भी हैं जो नहीं बन पाए हैं उनको इसमें कैटेगरी में शामिल कर लीजिएगा। चलिए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए थे, कार्य किए थे, कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए बीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे, सबसे कम जो है सो उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। और अभी आपको एकेडमिक पला में पूछा गया था सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन रहे थे, अभी आपके पार्ट 3 के एकेडमिक में पूछा गया था, जाकिर हुसैन उसका था ना, राष्ट्रपति वाला जाकिर हुसैन। तो बताइए वो सवाल पूछा गया था आपको। चलिए तो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये सोवियत संघ के क्या थे, राजदूत थे। इस बात को भी याद रखिएगा, कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। चलिए ये सारी बातें हो गई आपका किससे, उपराष्ट्रपति से। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। ये किस विषय में आता है, राज सूची में। ये सब गीत हम तो गैले हुए थे जब बता रहे थे हम आपको क्या कहते हैं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में आपको बताए थे कि 3 प्रकार की सूचियां और उसमें एग्जाम्पल भी बताए थे। चलिए साहब कोई बात नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं तीनों है संघ सूची का विषय। क्या है ये, संघ सूची का विषय है। और ये जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है चलिए चलिए क्या बोले विकेश, देखिए पढ़े हुए हैं अगर तो अच्छे हैं, समझ रहे हैं। आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं बचपन में कहानी, और क्या कहते हैं लोमड़ी और किसका, सियार था, नहीं नहीं लोमड़ी और उसका एक चिड़िया जो आती है कौवा, यहाँ कौवा का तो मतलब उसको पूछा, लोमड़ी छलांग मार रही थी अंगूर में, तो छलांग मार रही थी तो पहुंच नहीं पाई। हाँ अंगूर खट्टे हैं, समझ रहे हैं। तो उसको पूछा गया कि अंगूर कैसे, तो बोला अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको नहीं मिला था, इसी वजह से बाकी को बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। वही बात है कि अगर हाँ पहुंच नहीं रहे थे। हाँ चलिए वही बात है, जो बातें हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे आसान ही होता है, और जो बातें हम लोग नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका नाम आपको नहीं याद है तो वो हार्ड है। एग्जाम हॉल में आप अपना नाम भी भूल जाते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बदले में जिस दिन एग्जाम होता है ना उस दिन का डेट हम लोग भर देते, लगता है जन्म के सीधा एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, है कि नहीं। सही बात बोल रहे हैं कि जिस दिन एग्जाम डेट ऑफ बर्थ का था भरने के लिए, तो जिस दिन एग्जाम होता है एग्जाम वाला डेट भर देता है बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि जन्म के सीधा एग्जाम हॉल में पहुंच गया। मतलब अपना पापा का नाम भूल गया, अब बाद में घर आया पूछने के लिए मम्मी का हमारे पापा के नाम है। हो सकता है कंफ्यूजन होगा, हो सकता है। कन्फर्म नहीं हो पाता होगा पापा कौन है, आसन में। चलिए स्थानीय स्वशासन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए संविधान के अनुसूची 7 में आपको पता है कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। और समवर्ती सूची को हम लोग संयुक्त सूची बोलते हैं, संयुक्त सूची, यही बात ना। और अभी आपके एकेडमिक में पार्ट 3 में पूछा गया था मद निषेध में, ये मद निषेध भूल गए, मद निषेध वाला कितना बात याद रहेगा। मद निषेध में जो पूछा गया था ये, हाँ मद निषेध वाला,
उसमें पूछा गया था कि किस देश से लिया गया है, तो लड़का आके बोला कि सर आप समवर्ती सूची बोले थे, संयुक्त सूची कहीं पढ़ाए थे। समझ रहे हैं? तो इतना को बात नहीं समझ पाते हम लोग। चलिए उसके बाद देखिए रक्षा, रेलवे, युद्ध, शांति, बैंक, बीमा, डाकघर, तार, विदेशी मामला, नागरिकता, हवाई मार्ग, मुद्रा निर्माण, देश रक्षा इत्यादि जो होता है किस होता है? संज्ञेय सूची होता है ना, होता है ना। अच्छा कभी भी देखते हैं बिहार वायुसेना, क्या देखते हैं? भारतीय वायुसेना, ये बोलते हैं भारतीय थल सेना, ये पढ़ते हैं झारखंड जो है सो थल सेना, नहीं ना। तो आपको बोलने में ऐसा शब्द लगेगा ना कि आप आराम से चुन लीजिएगा कौन संघ सूची का है कौन राज्य सूची का है। उसके बाद देखिए रेलवे, कभी देखते हैं रेलवे बिहार रेल में आपका स्वागत है, ऐसा देखे हैं क्या? इंडियन रेलवे क्या होता है? भारतीय रेलवे लिखा होता है। ट्रेन में कभी देखिए बिहार रेलवे, झारखंड रेलवे, नहीं ना। तो ये सब किसका विषय हो गया? जो ही भारत की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? संघ सूची का। देखिए ये लॉजिक है, बहुत सारे बातें इससे आपको निकल जाएगा। एक आध दो में नहीं इस तरह का सटीक बातें बैठे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको। चलिए उसके बाद देखिए बैंक, बैंक भी मैक्सिमम देखिए वो होता है केंद्र सरकार का होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अब बाद में जैसे देखिए बिहार ग्रामीण बैंक, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये राज्य सूची का विषय है, ये भी केंद्र सूची का विषय है, समझ। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया, ऐसे राज्य के नाम पर भी होता है, लेकिन याद रखिए ये बैंक किसका है? उसका है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय डाक होता है कि बिहार डाक होता है? भारतीय डाक। जब भी डाक टिकट आप खरीदते हो तो क्या लिखा रहता है? भारतीय डाक। जहां भारतीय लिखा रहेगा। उसके बाद विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशों से संधि करना है, समझौता करना है। कभी देखिए नीतीश कुमार को कि चलो हम जो है सो फिलीपींस के राष्ट्रपति से संधि कर लेते हैं, ऐसा देखें कि नहीं ना। जब भी देखते हैं कि कोई विदेशी मामला आता है तो केंद्र सरकार का जो मंत्री होता है वो इस बातें करता है, वही करता है ना, कि इसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद देखिए नागरिकता, नागरिकता से भी संबंधित, नागरिकता जो देना होता है वो भी केंद्र सरकार का होता है। हवाई मार्ग, ये भी। मुद्रा निर्माण, आप देखते हैं 2000 नोट चालू करता है बंद करता है, क्या करता है? केंद्र सरकार करता है ना। तो बताइए केंद्र सूची का विषय हो गया संघ सूची का। नोटबंदी करना है तो 8 बजे रात में आएगा और बोल देगा क्या हो गया? नोटबंदी। कभी देखिए नीतीश कुमार कहता है कि बिहार में आकर के 1000 आज बंद होगा, आज 500 बंद होगा, नहीं ना, मुद्रा की बात हो रहा है। आज 500 बिहार में बंद हो जाएगा, बिहार में नहीं चलेगा, ये केंद्र सरकार आके बोलता है। लॉजिकली बात है, आप आराम से याद रख सकते हैं इसको। चलिए इस बात को याद रखते हैं। उसके बाद देश रक्षा, देश रक्षा की बात, मान लीजिए पाकिस्तानी, हल्ला नहीं करिए, पाकिस्तानी जैसे मान लीजिए कि आतंकवादी आ गया या कुछ उस तरह की घटना हो गया सेना पे, तो कभी देखते हैं कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है चल सबसे बिहार उठ के पाकिस्तान आज उड़ा देते हैं, ऐसा बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री आके बोलते हैं कि ये सबक जो है सो सिखाया जाएगा, हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आए समझ बात है। तो ये बातें कौन बोलता है? तो केंद्र सरकार बोलता है। तो इसका मतलब किसका विषय है? केंद्र का विषय है। आए समझ बात है। किसका? सेना का। तो अच्छा चलिए ये सारे विषय किसका है? संघ सूची का विषय है। उसके बाद देखिए संघ सूची में पहले कितना विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें कितना हो गया? 100 विषय। इसका मतलब गणित उनित मत समझना है, गणित साइंस ये विषय नहीं हो। विषय मतलब विभाग, विषय जैसे रक्षा हो गया एक विभाग हो गया, वित्त हो गया एक विभाग हो गया, ऐसा में। तो पहले 97 थे, अब 100 हो गए। इसका मतलब संघ सूची में बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई है। उसके बाद देखिए इसमें 100 विषय थे। उसके बाद अगर राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 पहले था, अब 61 हो गया। इसका मतलब राज्य की शक्ति क्या हो गई? घट गई। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितना हो गया? 52 हो गया। ऐसा में। चलिए अब देखिए कि अगर कोई विषय किसी सूची में वर्णित ना हो, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, तो वैसे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसे होता है? केंद्र को होता है, जिसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। क्या बोलते हैं? कोई बात लिखा हो, यदि कोई विषय किसी सूची में वर्णित नहीं हो तो उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केंद्र को है, जिसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना साहब? चलिए साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एगो चिक्कन वाला सवाल दे देते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा अनुसूची धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्या हो जाएगा? 26। चलिए
आपको पता है कि धार्मिक जो है सो स्वतंत्रता की बात हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे? 25 से 28। तो 25 में था कि अपने धर्म को अंतःकरण और अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता थी, यही थी ना। अभी धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग पढ़े भी है अपनी प्रस्तावना में। चलिए, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 26। अनुच्छेद 26। बाकी अनुच्छेद आपको पता है, सब बातें बताए हुए हैं। मौलिक अधिकार जब बता रहे थे तो सारे अनुच्छेद 14 से लेकर के आपको पूरे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद बताए हुए हैं, और कहाँ बताए हुए हैं वो भी बात हम बोलेंगे। चलिए, तो अनुच्छेद 26 होगा आंसर। ऑप्शन में था अनुच्छेद 23। आपको पता है कि बाल श्रम, बेगार एवं मानव व्यापार पर रोक है, यानी बाल श्रम आप नहीं करवा सकते। मतलब अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो उससे आप जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। सॉरी, एक मिनट। ओहो, गड़बड़ा गया। रुकिए, ये है बाल श्रम है, एक मिनट, बलात् होगा, बलात् श्रम होगा। 23 में होगा बलात् श्रम, मतलब बलपूर्वक किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। मान लीजिए आप छोटका भाई बहन है, उसको बोलिएगा एक गिलास बाबू पानी लेके आओ, उसका मन नहीं होगा लाने के लिए, तो आप थप्पड़ ऊपर बैठा देते हैं। तो याद रखिए उस समय अनुच्छेद 23 का क्या हो रहा है? उल्लंघन। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। कोई बच्चा है, उसको पढ़ने का मन नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप पढ़वे करो। ऐसा आप कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 23 का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। और किसी से बेगार नहीं करवा सकते, मतलब बिना रुपया का किसी से काम नहीं करवा सकते। आ रहा समझ बात है? कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, अब देखिए अनुच्छेद 24, इसमें है बाल श्रम पर रोक। मतलब छोटका जो बच्चा होता है ना, छोटका बच्चा का मतलब बुझाया? 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होगा ना, ओकरा से आप जोखिम भरा, जो रिक्स वाला काम हो, जोखिम भरा काम आप नहीं करवा सकते। ये बात आ रहा समझ बात है? और सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम कौन लोग करवाती है पता है? लड़की लोग करवाती है। लड़की लोग करवाती है। छोटकी बहन रहेगी, कहेगी तनी रोटी आगे क्या कहते से को सीखेगी कहिया, तो गधी तो हो गई, सीखेगी कहिया? ऐसा आप बताइए, जोखिम भरा काम है कि नहीं है? वो तावा पे जाएगी, हाथ ऐसे करके रोटी घुमाएगी, आग है जल जाएगी। बताइए जोखिम भरा काम हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद अपने क्या करेगी? आटा गमला में निकाल लेगी, इधर देखेगी सीरियल, समझ रहे हैं? जीजाजी छत पे है, ऐसा में। और बच्चा कहेगी भाभी जी घर पे है, लड़का लोग देखता है भाभी जी घर पे है, और लड़की लोग देखती है जीजाजी छत पे है, ऐसा है। तो उसको बोल देगी कि जा बाबू एक लोटा पानी लेके आओ। आप बेचारा वो लोटा लेके जाएगा तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? ऐसे करके चलाएगा, जुम्बे नहीं करेगा, ऐसे करके चलाएगा। थोड़ा पानी गिरा तो बेचारा सेंटर नहीं मिल पाया उसका लोटा का, कभी आगे करेगा कभी पीछे करेगा। सही बात है कि नहीं? कभी उससे चलता तो है नहीं, ऐसे पेट से दबाएगा ऐसे। कभी कभी क्या होगा कि चापाकल का जो डंडा होता है ना, उसमें लटक ले रहा, घुल जाएगा, ऐसे करके बेचारा झूल जाता है। बताइए, झूल गया, माथा कण फूट जाएगा। ये जोखिम भरा काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी बच्चा से नहीं भेजना है, ऐसा बात है। अगर आप बच्चा से 7 बरस के कम आयु की आपकी बहन वगैरह हो, ओकरा से रोटी बनवा रहे हैं, तो अनुच्छेद 24 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। इससे कम उम्र के बच्चा को चापाकल पे पानी लाने के लिए भेज रहे, बेचारा कभी सेंटर मिला रहा है, कभी लोटा आगे कभी पीछे, आधा घंटा तो गरा उसी में गुजर जाता है। और उसके बाद झूल गया बेचारा पेट से दाब करके, कभी कभी टिंगले रह जाता है ऊपर में, है कि नहीं? तो बताइए, कान कपार फूट जाएगा तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? तो अनुच्छेद 24 का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चलिए, तो 23-24 हो गया। अनुच्छेद 26, चलिए, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब आप अपने जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म से संबंधित आप प्रशासन और उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। ये 26 में कहा गया था और यही पूछा गया है। अनुच्छेद 28 दिया था ऑप्शन में, तो याद रखिएगा कि धार्मिक शिक्षा पर सरकारी एवं गैर संस्कारी संस्थानों में क्या है? रोक। मतलब आप किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल है, आप वहाँ बच्चा को बुला दिए, बोला आज बाबू पढ़ाएंगे ना, आज राम धुनी होगा, सीताराम सीताराम करो, ऐसे नहीं बात है। ये बातें नहीं करवाना है। अगर सीताराम सीताराम करवा दिए, समझ रहे, या जागो महादेव, सूतो महादेव, उठो महादेव करवा दिए, तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 28 का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें नहीं ना? क्लियर है ना?
चलिए, यही है। बाकी जो मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मौलिक अधिकार से संबंधित और भी अनुच्छेद टोटल पढ़ना है तो आप बिहार एसआई का मेंस 2020 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें चले जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसा समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सारे अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार से संबंधित मिल जाएगा। चलिए, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, आज की सेवा इतना ही। थोड़ा सा ये करंट से जुड़ा हुआ सवाल दे दिया था कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था। देखिए, अब देखिए 19 का सेट्स है और 19 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। कितने चरणों में हुआ था ये सवाल देखिए, करंट से जुड़ा हुआ रिलेटेड दे दिया था पॉलिटिका। तो देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। चलिए, इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था, अरे यार ये क्या हो गया, ना शॉर्ट हो रहा है, देह पर कोई आता है क्या की लगता? हाँ, चलिए, तो 17वीं लोकसभा जो चुनाव था ये 7 चरणों में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। ठीक है ना? लोकसभा के गठन, लोकसभा का जो गठन होता है और उसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व से बने होते हैं। मतलब लोकसभा का जो गठन होता है, जनता के द्वारा जो चुना गया प्रत्यक्ष तरीके से जो प्रतिनिधि होता है उसको मिला करके क्या बनता है? लोकसभा का गठन होता है। प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था। संयुक्त अधिवेशन, जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो करता है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन उसको बुलाने का काम, आहूत करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है कौन है? ओम प्रकाश बिरला। कौन है? ओम प्रकाश बिरला। और ये किस लोकसभा सीट से जीते हुए? तो कोटा से। ठीक है साहब, राजस्थान के कोटा से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार आपको पता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। चलिए, इतना बातें करंट से जुड़ा हुआ था, बस इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट क्या हो गया यार? गजब का हाल है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एकरा अपडेट करना पड़ेगा। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, संविधान सभा का गठन की बात किया जा रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक की बात नहीं की जा रही है। अगर पूछा जाता कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तब हम लोग बोलते 9 दिसंबर 1946 को। आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नवंबर 1946। चलिए, ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चलिए, इसका हो जाएगा नवंबर 1946। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी कि हमारा एक संविधान सभा बनना चाहिए और संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये सबसे पहले कौन बात किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। कोई डाउट इसमें नहीं ना?
चलिए उसके बाद देखिए कि संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। कब किया था? 1924 में स्वराज पार्टी का जो है स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। कांग्रेस पार्टी 1935 में आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। तो कई बार सवाल आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी कब जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, तो 1935 के टाइम में की थी। गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। इस बात को याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी दोनों संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। चलिए, और इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू संविधान सभा से क्या कर दिए थे? त्यागपत्र दे दिए थे। इस बातों को भी ध्यान में रखना हम लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं उपाध्यक्ष जो थे कौन बने थे? एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे। एच.सी. मुखर्जी चुने गए। बाकी चीज़ें जो भी है संविधान सभा से जुड़े हुए वो बिहार एसआई 2022 का जो मेंस का सवाल है, बिहार एसआई 2022 का मेंस का क्वेश्चन नंबर 7 में संविधान सभा से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें दिया हुआ, कितनी महिलाएं सदस्य थी, कितना सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, ठीक है, कौन सा देशी रियासत भाग नहीं लिया था, कौन कौन सी समितियां बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है संविधान सभा से जुड़ा हुआ। आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आदेश, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का जो है अधिकार न्यायालय को दिया गया है ना। तो इस 5 प्रकार के रिट में आदेश जो है ये शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आदेश हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए साहब, अब हम लोग देख लेते हैं कि 5 प्रकार की रिट क्या क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बराबर आता है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? लागू करने के लिए, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार प्राप्त हैं। और इसके लिए उच्चतम न्यायालय राज्यों में कौन? उच्च न्यायालय। ऐसे उच्चतम न्यायालय राज्यों में उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के समादेश को क्या बोलेंगे? रिट निकालने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करेगी कौन? न्यायालय जारी करती है। और विशेष करके अधिकारियों के लिए, समझ, अधिकारियों के लिए या न्यायालयों के लिए, 2 तरह की बातें हैं। चलिए अब देखिए समादेश यानी रिट कौन कौन से है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि अवैध रूप से उसे बंद किया गया हो। तो न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय में सही समय पर क्या करे? उपस्थित करे। ये बात है समझ में। अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी, चाहे वो दरोगा हो या एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी अधिकारी, अगर आपको लगता है कि अवैध रूप से हमें जेल में बंद कर दिया है और हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि अगर आपको जेल में बंद किया गया है या गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है। अधिकारी को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। और गिरफ्तार करने के बाद आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना क्या है? आवश्यक है। 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। आ रहा समझ बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी आपको अवैध तरीका से बंद कर दिया है, 24 घंटा से अधिक समय तक रखे हुए है, तो उस समय वो व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ये आदेश जारी करेगा उस अधिकारी को कि आप क्या करिए कि उस व्यक्ति को न्यायालय में सही समय पर क्या करें? उपस्थित करें, ताकि उससे संबंधित निर्णय दे पाएं। समझ में, ये उस अधिकारी के लिए जारी करता है जो अवैध तरीका से बंद करता है।
आ रहा समझ बात है। चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए शब्द से ही जो है सो पता चलता है, अगर अवैध तरीका से बंद कर दिया तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तरीका से बंद तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसा समझ बात है। चलिए सेकेंड रिट क्या है, देखिए परमादेश। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय आदेश जारी करता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, किसी पद पर है और वो अपने पद पर रहते हुए अपने पद पर सही रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में न्यायालय उसके लिए एक रिट जारी करेगा जिसे बोलेंगे परमादेश। क्या बोलेंगे उसको, परमादेश बोलेंगे, ठीक है। और ये कहता है कि उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्य का क्या करे, निर्वहन करे, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं बात है, इस तरह की बात है। आ रहा समझ बात है कि नहीं। चलिए अब देखिए अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख, यह क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को यह आदेश देता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की सुनवाई ना करे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा, क्योंकि हर मामला जो होता है ना, अधीनस्थ न्यायालय हो या निम्न न्यायालय हो, सबको एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया होता है कि उससे संबंधित क्या कहते हैं केस में या उससे संबंधित मुकदमा में सुनने का एक क्या कहते हैं, हाँ एक प्रकार से समझिए कि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है, क्षेत्राधिकार होता है कि इतना ही क्षेत्र तक की बातें आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई निम्न न्यायालय वो अपने औकात से बाहर का जो है सो निर्णय दे रहा है, जो उसके औकात क्षेत्र से क्या है, बाहर है, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी उस पर सुनवाई कर रहा है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय हो या निम्न न्यायालय हो, उसको ये जो है सो आदेश जारी करता है कि ये जो है सो आपके क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस मामले में आप सुनवाई ना करें। तो प्रतिषेध, देखिए प्रतिषेध, इसमें निषेध शब्द आ रहा है। निषेध मतलब होता है रोकना, मना करना। तो याद रखिए कि यहाँ पर मना किया जाता है उस न्यायालय को जो अपने अधिकार से बाहर के मामलों को सुनवाई करता है। ऐसा नहीं बात है प्रतिषेध में। अब देखिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय निम्न या अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि वह अपने यहाँ लंबित मुकदमों को क्या करे, वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। वरिष्ठ न्यायालय में क्या करे, भेजे। देखिए उत्प्रेषण मतलब समझ में आता है क्या होता है, हाँ उत्प्रेषण, हाँ उत्प्रेषण मतलब होता भेजना। उत्प्रेषण मतलब होता भेजना, समझ रहे। आप पहले चलता था ना वो क्या कहते हैं नोकिया वाला मोबाइल, उसमें देखिएगा कि जो मैसेज आता था उत्प्रेषण लिखा था ना, तो उसी तरह की बात है। तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय या निम्न न्यायालय में कोई मुकदमा ऐसा है कि लंबित बहुत दिन से चल रहा है और उसका फैसला वो दे ही नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट यह रिट जारी करता है कि उस मुकदमे को क्या करे, अपने वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। मान लीजिए कि अगर अधीनस्थ न्यायालय है तो उसके यहाँ अगर मुकदमा की सुनवाई सही से नहीं हो पा रही है, लंबे समय से चल रहा है, तो वो हाई कोर्ट में भेजेगा, या हाई कोर्ट में ऐसी चीज़ें हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। मतलब अपने से वरिष्ठ न्यायालय में क्या करिए, वैसे मुकदमों को भेजिए जो काफ़ी लंबे समय से क्या हो रहा है, लंबित हो रहा है, उसकी फैसला नहीं आ पा रहा। ऐसा नहीं बात है। चलिए उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके लिए उसे संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त ना हो, और न्यायालय उसे तब पूछता है कि किस हैसियत से वह कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है। अधिकार परीक्षा, मान लीजिए सब लोग को शौक होता है कि हम अधिकारी बन जाए। अभी आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत बच्चा देखते कि गायबे रहता है, लेकिन शौक तो चढ़ल था कि दरोगा बने, लेकिन भाग गया, गायब रहता है, अमावस्या पूर्णिमा किसी दिन आ जाता है हाजिरी बनाने के लिए, हाँ हम भी जिंदा हैं अभी धरती पे। ऐसा में जब वो एग्जाम में बैठेगा, दरोगा का एग्जाम पास नहीं करेगा, लेकिन भूत इतना सवार है कि दरोगा बनबे करेंगे, जाके सिला लेगा वर्दी। ऐसा में 2-4 गो और लठैत को जमा करके ओकरो पुलिस वाला क्या कहते हैं बिहार पुलिस का वर्दी पहना देगा, एगो खटारा जीप लेकर के लगा देगा NS पे, समझ रहे हैं।
तो वो काम करने लगेगा बिहार दरोगा का। ऐसा नहीं बात है। क्या वो संवैधानिक तरीका से वो काम कर रहा है क्या? नहीं ना, नहीं ना। क्या संविधान उसे अधिकार दिया है? तो वो अवैध तरीका से, आप देखिए एक बार बाघा में इसी तरह से हुआ, बोला कि जो शिक्षा पदाधिकारी है, ऐसा ना, शिक्षा पदाधिकारी है, अथा कुछ नहीं, वो समझ रहे, पूरा जो है सो दल फौज लेकर के पहुंच जाता था जांच पड़ताल करने के लिए स्कूल में, और वहां से कुछ ना कुछ माल ठग करके निकल लेता था, पकड़ा गया वो, समझ रहे। तो अगर इस तरह का कोई काम करता है असर में कि परीक्षा पास करे भाई नहीं करे, दरोगा हम बनबे करेंगे, देखते हैं कौन रोक लेता है, समझ, वर्दी सिला करके 4 गो लड़का को और वर्दी पहना दिए है कि नहीं, गाड़ी लगा दिए, चालान काटना शुरू कर दिए, तो याद रखिए उस कंडीशन में कौन सा रिट जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। मतलब ये पूछता है न्यायालय कि किस अधिकार से तुम ये संवैधानिक पद का कार्य कर रहे हो जो कि तुम्हें प्राप्त नहीं है। अगर इसका कारण सही से नहीं बताता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं बात है। तो पहला बताया आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था? आपको अवैध तरीका से बंद कर दिया है। दूसरा बात क्या बताया? परमादेश, मतलब अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा सही से, तो उसको फिर क्या करते हैं? परमादेश देते हैं न्यायालय जो है। ऐसा नहीं बात है। जैसे कि ठंडी में देखिएगा कि मैडम सब जो होती है ना, पढ़ाती नहीं है, वो ऊन लेकर के ऐसे ऐसे करते रहती है। बताइए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है? नहीं कर रही है ना। जो टीचर होगा पुरनका, इतना पेट निकल जाएगा इसे दो जैसा, और कुर्सी पर बैठ कर इतना होमवर्क दे देगा बच्चा को, क्लास वर्क इतना दे देगा कि 6 दिन तक वो बनावे फिर भी नहीं बन पाएगा। क्यों इतना देता है? ताकि 6 दिन हम आराम से बैठ पाए। 6 दिन में जब बच्चा बना लेगा तब क्या करेगा? फिर 6ठा दिन, अच्छा कॉपी बाद में चेक होगा, पहले ये बना कर दिखाओ, फिर 6 दिन का होमवर्क, समझ रहे हैं। तो इस तरह का बात है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, ये अधिकारी पर लागू होता है कि अगर अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो कौन सा? परमादेश। आए समझ में। तीसरी क्या बताए हम लोग? प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या बताए? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये जो है सो रिट जारी करता है कि अगर जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले हैं उस पर आप सुनवाई नहीं करिए, तुम्हारे औकात से बाहर है। ऐसा नहीं बात है। चौथा क्या था? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या था कि अगर अधीनस्थ न्यायालय में या फिर निम्न न्यायालय में अगर कोई मामला ऐसा है कि काफी लंबा समय तक चल रहा है, तब उसको क्या करेगा? अपने वरिष्ठ न्यायालय में आप क्या करिए? भेजिए। और पांचवा आपको पता है अधिकार परीक्षा, कि अगर कोई मान लीजिए संवैधानिक तरीका से दरोगा, एसपी या कोई भी अधिकारी पद उससे संवैधानिक तरीका से नहीं मिला हुआ, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है, समझ रहे, गाड़ी में लाइट उट लगवा लिया, पूरा जो है सो आवाज कर ले, गाड़ी लेकर के गाड़ी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कौन सी रिट जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंध में सही नहीं है? मतलब सीधा पूछ रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कौन सा संबंधित नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, सही बात है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त है। वह कोई लाभ के पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। और ये वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, मतलब निर्वाचित होने के लायक हो, ये बातें हैं क्या? राज्यसभा का, सही बात है, लोकसभा का नहीं। अब देखिए इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इसकी योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की अर्हताएं क्या क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, भारत का नागरिक हो, और राज्यसभा के सदस्य। हाँ, अच्छा सी हो जाएगा। अच्छा इसका सी कर दीजिए। हाँ सी कर लीजिए इसको। तो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद याद रखिएगा, अगर वो मंत्री है, संतरी है, तंत्री है, राज्यपाल है, वो सब लाभ का पद नहीं है। आए समझ में। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तब वो क्या है? लाभ का पद पर है। आ रहा समझ बात है। तो अगर वो मंत्री है, कहीं का राज्यपाल है, तो वो लाभ के पद पर नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो योग्यता रखता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए, अनिवार्य नहीं है, वो बनने योग्य हो, मतलब जो राज्यसभा के सदस्य का जो अर्हताएं होती है वो फुलफिल करे। आ रहा समझ बात है। देखिए सदस्य होना ये अलग बातें हैं, और
उसके लिए योग्यता रखना वो अलग बात है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं। तो दरोगा बनना और दरोगा बनने के लिए योग्य होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और समझ बात है? कौन नहीं, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। यहाँ कितना है? समझ में आ रहा बात है? और भी अहर्ताएं उसमें है, तो अहर्ताएं पूर्ण होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो लोकसभा का राष्ट्रपति के लिए और इसके लिए राज्यसभा का अहर्ताएं होनी चाहिए। उसके लिए योग्य हो, ये नहीं कि उसका सदस्य होना अनिवार्य है, सो बातें नहीं है। चलिए अगला। और अभी तो आपके एकेडमिक में आया भी था, क्या बोले? 30 है, हाँ 30 है, राज्यसभा का 30 है। अभी आपके एकेडमिक में यही सवाल आया था, क्या कहते हैं, पार्ट 3 में। चलिए, भारत में प्रधानमंत्री, बताइए क्या होगा आंसर इसका? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। हाँ, मनोनीत होता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए क्यों होगा, समझिए। सबसे पहला नंबर ऑप्शन पर अगर हम केयर करें तो ऑप्शन देखिए कि लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये संभव है क्या? ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो चुना जाता है बहुमत जो दल होता है, बहुमत दल के द्वारा। ऐसे बात है, ये बातें पढ़ाई भी हैं, बहुमत दल के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, नहीं साहब, निर्वाचित नहीं होता। क्या राष्ट्रपति वोट डालेगा क्या? राष्ट्रपति मतलब 16-17 को या 200-400 राष्ट्रपति होता है कि सब राष्ट्रपति मिलकर वोट डालेगा? सो बात थोड़े है। तो ये निर्वाचित नहीं होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बातें सही है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति देती है। क्या बोले? नियुक्ति क्या हुआ? नियुक्त भी वही करता है ना, चुनता है वो और नियुक्त करता। नियुक्ति मतलब समझते हैं, किसी को किसी पोस्ट पे नियुक्त करना। तो नियुक्ति क्या? शपथ अलग बात है। शपथ क्या हुआ कि राष्ट्रपति के सामने सम्मुख वो शपथ लिया। शपथ कब लिया? जब राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा तब तो शपथ लेगा। और सच बात है कि नहीं? मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति अगर किसी को प्रधानमंत्री बना रहा है तो पहले नाम फॉरवर्ड करेगा कि फलाना बहुमत दल का नेता चुना गया और उसकी नियुक्ति हो रही है प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के सम्मुख को क्या करता है? शपथ लेता है। ऐसा बात है, शपथ वो लेता है कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलने के लिए, भारत के जनता की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रपति के सम्मुख। लेकिन नियुक्ति जो होती है वो शपथ ग्रहण से पहले होती है कि नियुक्त कौन होगा। मनोनयन कैसे होगा साहब? मनोनयन मतलब समझते हैं? मनोनयन मतलब समझते क्या होता है? मनोनयन का मतलब ये होता है कि जिसको मन होगा, जनता के द्वारा नहीं, जिसको मन होगा उसको राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उठा के बना देगा। ऐसा होता है क्या? बताइए। मनोनयन मतलब क्या होता है कि बिना किसी चुनाव का, कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं, कोई नागरिक का चुनाव, वोट नहीं, सीधा राष्ट्रपति चाहे तो उठा। जैसे एंग्लो इंडियन का नियुक्ति मनोनयन होता है, तो एंग्लो इंडियन का कभी देखिए चुनाव में खड़ा होते हुए राष्ट्रपति जिसको चाहता है उस एंग्लो इंडियन को क्या कर देता है? वो सदन का सदस्य बना देता है। ऐसा बात है। तो मनोनयन का मतलब सीधा समझिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया नहीं हो, किसी का भी पक्ष या विपक्ष, किसी का भी उसमें क्या कहते हैं सहमति हो या ना हो, ऐसा में, तो उसको बोलते हैं हम लोग मनोनयन। चलिए अगला देखिएगा। अच्छा, इससे संबंधित जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए
मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति करता है। और 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आपको पता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। ये बातें पहले भी बताए हैं। अनुच्छेद 75 के 4 के तहत प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के सम्मुख क्या लेता है? शपथ ग्रहण लेता है। प्रधानमंत्री, ये सारे बातें बताए हुए पहले भी, प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। और वो राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने से संबंधित क्या कर देता है? परामर्श देता है, मतलब सलाह देता है। कोई भी सत्र चलता है तो आहूत करने मतलब बैठक को बुलाने, ऐसा समझ में, और सत्रावसान करने मतलब बैठक को खत्म करना, उस सेशन को, उस सत्र को समाप्त करना। ये बातें जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे ही की जाती है। चलिए, अनुच्छेद 78 के तहत आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच के संवाद की क्या होती है? कड़ी होती है। मतलब राष्ट्रपति का जो बात होगा वो मंत्री परिषद तक पहुंचाएगा, और मंत्री परिषद का जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। ये काम जो करता है कौन करता है? पीएम करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कई बार सिंपल सवाल पूछ देगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जो ही अंतर्राज्यीय परिषद समझते हैं तो राज का नाम आ जाता है, और हम लोग समझ लेते हैं कि राज का कोई व्यक्ति होगा। समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा। तो याद रखिएगा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है अथवा अचानक से त्यागपत्र दे देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल स्वयं क्या जाता है? विघटित हो जाता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? शून्यता। ऐसा समझ में? अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो जितना भी मंत्री है सब ऑटोमेटिक क्या जाता है? विघटित हो जाता है। सब ऑटोमेटिक उसका क्या जाता है? इस्तीफा हो जाता है। ऐसा नहीं बात है? चलिए, इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियां का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होते हैं? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए काजल, ये नंबर होगा। पढ़ा है नहीं ये सब? तो ये सब गीत गैले हैं हम लोग। चलिए, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, प्राक्कलन समिति, इसका आंसर क्या होता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। कौन होता है? सत्ताधारी दल। प्राक्कलन समितियां जो होती है ये संसदीय समितियां होती है, संसद का ये समितियां होती है, ठीक है ना। और इसका जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होता है वो अनिवार्य रूप से कौन होगा? जो सत्ताधारी दल होगा, मतलब जो वर्तमान में सरकार में है केंद्र में, उसी दल का होगा। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो बीजेपी की ही होगा। और सच बात है। चलिए अब देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें मनोनयन किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हो तो समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? वही चुने जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो संसदीय समितियां होती है इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। 30 सदस्य जो होंगे प्राक्कलन समिति में वो केवल और केवल लोकसभा के होंगे। और समझ बात है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति का अगर सदस्य है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर इस समिति का अध्यक्ष है तो याद रखिए कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही बन जाएगा। ऐसा नहीं बात है? चलिए, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का। देखिए, सरकारी खर्च में कमी लाने का सुझाव देना,
संगठन में कुशलता, प्रशासन में सुधार का सुझाव। मतलब सरकारी जो फंड है उसमें सरकारी खर्च में किस प्रकार से कमी लाया जाए। उसके बाद जो संसदीय समितियां और भी हैं या जो भी संगठन है उसमें किस तरह से कुशलता लाया जाए ताकि विकास का काम अधिक से अधिक हो पाए, और प्रशासन में किस प्रकार से सुधार किया जाए। ये सारे सुझाव सरकार को देती है कौन? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य? 30 सदस्य। 30 सदस्य किस सदन के? लोकसभा के। इसके अध्यक्ष अगर उपाध्यक्ष अगर इसका समिति का सदस्य हो तो अध्यक्ष कौन बनेगा? वही बन जाएगा, ऐसा में। और हमेशा जो इसका अध्यक्ष होता है किस ग्रुप से होता है? सत्ताधारी दल से होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्राक्कलन, थोड़ा सा और देख लीजिए, बातें वही हैं। यह संसद का प्राक्कलन समिति से और देख लीजिएगा कि इसमें कुल सदस्य होते जान ही गए, केवल किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और ये संसद का सबसे बड़ी संसदीय समिति है। संसद का सबसे बड़ी संसदीय समिति पूछा जाएगा कौन सी होती है? तो प्राक्कलन समिति होती है। और इसके सदस्य का जो कार्य, क्या बोले? पूछबे करेगा, एकदम पूछेगा। जो जो पूछा जाता है चीज़ें बिल्कुल वही, हम वन लाइनर भी अगर डाले हैं तो बिल्कुल वही डालें जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर पूछ दिया तो इम्पोर्टेंट है, और नहीं अगर पूछेगा तब तो कोई बात नहीं है। चलिए इसके सदस्य, अगर आपका नाम भी पूछ दिया, आप ही का नाम पूछ दिया, समझिए आपका नाम ही इम्पोर्टेंट हो गया। समझ रहे हैं? इसके सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष का होता है। और इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका मनोनयन करता है साहब। चलिए और भी समितियां जो थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी संसदीय समितियां हैं थोड़ा सबके बारे में देख लेते हैं। अगला है आपका लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, अब देखिए लोक लेखा समिति क्या है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। किसको किसको? प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। चलिए इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य किससे होते हैं? राज्यसभा के द्वारा होता है, और 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। चलिए 1967 से विरोधी दल के नेता को ही परंपरागत तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है। इस बात को याद रखें। देखिए प्राक्कलन समिति में क्या था? सत्ताधारी दल। ऐसे हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि विरोधी दल ही बनेगा या सत्ताधारी दल बनेगा, समझ रहे? लेकिन ये जो है 1967 से, हाँ मीनू मसाई जो बनी थी 67 में, उसके बाद कंटिन्यू क्या हुआ कि लगातार जो विरोधी दल होता है उसी का जो नेता होता है, विरोधी दल का नेता, वही क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी की रिपोर्ट की, कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना कि वो खर्च जो हुआ है, जो भी लेखा जोखा आया है वो सही है कि गलत है। और घोटालेबाजी कैसे पकड़ाता है? अध्यक्ष देख लीजिए कौन है? विपक्ष का। तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष वाला खोजेगा कि जो लोक लेखा समिति जो सीएजी के द्वारा, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है आमदनी और खर्च का, वो गलत दिया गया है या सही दिया गया है, इसकी जांच करेगा वो। फिजूल खर्च की जांच देख लीजिए, अगर सरकार फिजूल खर्च की है तो उसकी भी जांच करेगी। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये विरोधी पार्टी का अधिकार है कि वो जांच कर सकता है, देख लीजिए। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अकुशलता एवं अन्य अपव्यय की जांच करना, मतलब अगर सरकार अकुशल है तो उसकी जांच करना, और अदर खर्च भी अगर दूसरी ढंग से जो खर्च जरूरी नहीं है वो भी खर्च अगर हो रहा है, फालतू का खर्च अगर हो रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है कौन? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति करेगा। चलिए ये हो गया लोक लेखा समिति से। अब चलाइए सरकारी उपक्रम समिति। कौन? सरकारी उपक्रम समिति, या इसी को बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। चलिए कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1963 में सरकारी उपकरण समिति का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। ठीक है, इसका गठन किया गया। इसमें सदस्य की संख्या कितना होता है? 22, जिसमें 15 जो है सो लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं।
इसके अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब फिर देखिए इसका भी कार्य क्या है? कैग के रिपोर्ट की जांच करना तथा ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। सबसे पहला कैग की रिपोर्ट की जांच करना। दूसरी बात है, अगर सदन अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों या कोई अध्यक्ष अगर ये चाहता हो कि कोई विशेष विषय हो और उसकी जांच अगर ये कमेटियां करे, सरकारी उपकरण समिति करे, अगर संसद इसको टास्क देता है तो वो काम में ये करेगा, उसको निर्दिष्ट करेगा, उसकी जांच करेगा। ऐसा नहीं बात है, जो संसद से जुड़ा हुआ मामला हो। चलिए क्या बोले? हाँ बिल्कुल, हाँ क्या बोले? देखिए ये अलग अलग बातें है। अगर यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष अगर संसदीय मामले का विशेष मुद्दे को अगर जांच करने के लिए निर्दिष्ट करता है तो ये अध्यक्ष को सौंपेगा, आए समझ में। और क्या बोले? हाँ स्पीकर को, उसमें भी स्पीकर को। और क्या का जो रिपोर्ट होगा वो सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? क्या हो जाएगा? तो भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क, यही ना। चलिए साहब बहुत बढ़िया, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। मौलिक कर्तव्य की बात आ गई तो आंसर इसका क्या होता? आंसर क्या होता है इसका? 51 का क होता ना। किस ऑप्शन में था ये? सी में था। चलिए इसको कर लीजिए, मिस्टेक हो गया, नहीं लिख पाए, इसको कर लीजिएगा कहीं साइड में। चलिए अब देखिए मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है सवाल यहाँ से पूछा जाए। देखिए मौलिक कर्तव्य सबसे पहला याद रखिएगा किसके संविधान से लिए हैं? रूस के संविधान से लिया गया। शायद विदेशी स्रोत भी आप लोगों को पढ़ाए हैं इसी बैच में, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान के भाग 4 होता ना, भाग 4 करिए, हाँ भाग 4 कर लीजिए। भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 के क में इसे क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए हैं। इसे स्वर्ण सिंह समिति की समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 का क में और अनुच्छेद 51 के क में इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि हमें अगर मौलिक अधिकार दिया गया है, ये देश, ये संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार दिया है तो हमारा इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, चलिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है कितना है? 11 है, जबकि मूल संविधान में पूछेगा तो कितना था? बाद में जब जोड़ा गया था इस समय तो केवल 10 था, बाद में जाकर के एक और जोड़ा गया था। जब ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां तो उस समय 10 ही था। ठीक है ना, और बाद में जाकर के एक और जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया वो बता देंगे। चलिए अब देखिए हमारा कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। मतलब प्रत्येक नागरिक जो है वो संविधान का क्या करे? पालन करे। ये हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से पालन अभी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट देखिए आदेश देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो दिल्ली का जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास होगा, ये आदेश जारी करता है। और देखिए कि कर्तव्य संविधान का पालन कितना हो रहा है कि तुरंत जो है सो अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और ले आया जाता है। देखिए किस तरह से संविधान का हम लोग पालन कर पा रहे हैं। चलिए तो इसके साथ साथ जो भी सरकारी संस्थान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, समझ रहे हैं। और ये चीज़ें, राष्ट्रध्वज की बात आई तो एक चर्चा और भी कर देते हैं कि जो हमारे महिला रेसलर हैं वो जब धरना दे रही थी, धरना देने के लिए जा रही थी क्या कहते हैं नए संसद भवन के पास, तो उस समय दिल्ली पुलिस जो है उस समय इस तरह से घसीट रही थी कि आप देखिएगा पिक में कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ना वो साइड में गिरा हुआ है। ऐसे वो रेसलर गिरा ही नहीं है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा था, धक्का मुक्की किया गया, नीचे में वो लेटी हुई थी, पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रहा था तो राष्ट्रध्वज हम लोगों का गिरा हुआ था। पुलिस का ध्यान वहाँ तक नहीं गया कि राष्ट्रध्वज हमारा गिरा हुआ है, समझ रहे। और संसद भवन का जो है उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पर राष्ट्रध्वज हमारा गिरा पड़ा हुआ है, समझ रहे।
तो देख लीजिए कि हमारा जो कर्तव्य है किस प्रकार से सरकारी पद पर रहते हुए हमारे जो अधिकारी लोग हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। समझ रहे बात को। चलिए अगला है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं। और हम लोग कहते हैं कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो आपको क्या लगता है वो रेसलर केवल क्या किसी राज्य में सीमित करके रह गई थी क्या? क्या केवल वो हरियाणा की लड़की है क्या? वो तो पूरे इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल आपको दी हैं। इतना देश ओलंपिक में भाग लेता है, हर लोग उसको जानता है, और वो इतने दिनों से सड़क पे अगर हैं और उसके साथ ज्यादती हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये बातें तो इंटरनेशनल मीडिया में भी गई हैं। हाँ हाँ, सदस्य हटा देंगे। अब बताइए, अब इससे अधिक अपमान क्या होगा? इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, जब हमारा सीबीआई ईडी इतना बेरोजगार है, बेरोजगारी न है कि अगर सत्यपाल मलिक बता देता पुलवामा हमला में चूक हुआ तो सीधा, इतना बेरोजगार ईडी है कि सीधा पहुंच जाता है। अगर कोई नेता थोड़ा सा सरकार के विरोध में बोल दिया तो हमारा ईडी सीबीआई इतना बेरोजगार हो गया है कि तुरंत उसके यहाँ पहुंच जाता है। समझ रहे? खाली तुम बोलो, हम तो बैठले हैं, सीधा पहुंच जाएंगे, ऐसा बात है। लेकिन ये हमारे जो रेसलर हैं, जो इतना एक मेडल जीतने में ना, वो भी ओलंपिक जैसे खेलों में, क्या होता है ना, एक बार नेता लोग केवल अखाड़ा में जाके देखे, बुझा जाएगा उसको। समझ रहे? और इतनी बड़ी मेहनत करके एक देश के लिए उन्होंने मेडल जीता, और आपके सीबीआई के पास इतना बेरोजगार सीबीआई है, फिर भी सीबीआई को टाइम नहीं मिलता है कि आप जांच करवा दें। जांच करवाने में क्या, जब वो कह रही है कि अगर हम गलत है तो हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब इससे अधिक क्या बोल सकते हैं? नार्को टेस्ट हमारा करवा लीजिए, हमारा हो। अब बताइए, अब क्या बोल सकती हो? अब क्या बोल सकती हैं? तो आपका सीबीआई जब ईडी इतना बेरोजगार है तो थोड़ा सा जांच करवा देते, सीधी बात है। जब इतना ही बेरोजगार है, जब जगह जगह घूमिए रहा, तो तनी दिल्लियों में घुमा देते हो जंतर मंतर पे। चलिए ठीक है, कर देते हैं जांच। 15 रुपया का मेडल है, दस बताइए, वैल्यू बता दे। 15 रुपया का मेडल है, बताइए। उस 15 रुपया का मेडल है बाबू, अगर माई का लाल है तो 15 रुपया का मेडल तुम ला के दिखा दो ओलंपिक से, बुझा जाएगा कि 15 रुपया का मेडल कैसे आता है। खून पसीना एक करती है या करता है, समझ रहे हैं? जान जोखिम में डाल करके तब खेलती हैं रेसलर, और आप 15 रुपया मेडल का भाव लगा दिए। वाह, यही हमारा राष्ट्रभक्त पार्टी। राष्ट्रभक्त क्या कहते हैं? नेता जो खुद को राष्ट्रभक्त। अरे हमें किसी पार्टी से नहीं, जब वो बताइए कि उस मेडल से संबंधित या उस रेसलर से इस देश का भावनाएं जुड़ा हुआ कि नहीं है? जब उस पर आप दंगल बना देते फिल्म, आप दंगल बना रहे हैं ना, जो रेसलर बैठी हुई हैं उस पर दंगल फिल्म निकला है कि नहीं निकला है? और इतना फेमस भी हुआ था। लेकिन आज देखिए कि दंगल निकालने वाले, दंगल के जो डायरेक्टर हैं, दंगल के जो अभिनेता हैं, वो सामने उसके साथ नहीं आ रहे हैं। देख लीजिए, यही है समय। ऐसा बात है, समय कब किस ओर करवट ले लेगा, और समय जब खराब होगा ना साहब, तो आपका कोई साथ देने वाला अपना भी खड़ा नहीं होगा। और उसी दंगल का, इसी दोनों बहन के नाम पे ना करोड़ों रुपया कमाया था वो दंगल वाला, समझ रहे हैं? आज उसके लिए एक ट्वीट नहीं आता है। हमारे संविधान से बढ़ के तो नहीं है ना, हमारा बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन हमारे संविधान से बड़ा तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, सही बात है। हाँ हाँ, तो अब बताए तो। और हमारे याद रखिए, कोई भी मेडल जीत के आएगा ना, तो सबसे पहला अगर कोई फोटो खिंचाने जाता था हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और 1.5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ 1.5 महीना से एक शब्द उसके लिए नहीं निकला। सबसे पहले फोटो को निकालता है, समझ रहे? खेलो, हाँ हाँ, अपना आदमी है,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर चलाएंगे, देखो खिलाड़ी को हम कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ धरना पे बैठी हुई है तो उसको वो नजर नहीं आएगा प्रधानमंत्री को। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे, मानवता के खिलाफ हम बोल रहे कि आपके अंदर इतने भी मानवता नहीं बची है कि जिस खिलाड़ी के साथ आप फोटो खिंचवाते थे, गर्व करते थे, पीठ थपथपा देते थे, उसके लिए आपके पास एक शब्द तक भी नहीं है। गजब का हाल है। यही दूसरा पार्टी का होता तब देखते, अभी तब देख लेते। चलिए कोई बात नहीं, क्या करिएगा। चलिए अगला देखिए, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे। उसके बाद है देश की रक्षा करे। इसके साथ है कि सभी लोग भ्रातृत्व की भावनाओं का क्या करें, निर्माण करें। भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावनाओं का क्या करें, निर्माण करें। उसके बाद है कि भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें एवं उसका परिरक्षण करें। जो भारत की संस्कृति है और जो भारत का गौरवशाली परंपरा है शुरू से, उसका क्या करें, पालन करें, और इसके साथ साथ उसके महत्व को समझें और उसकी परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें, उसको बचा करके रखें। जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की परंपराएं हैं। इसके साथ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर और उसका संवर्धन करें। इसके साथ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। उसके बाद अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का क्या करें, विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावनाओं का विकास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में भाग लेकर आगे बढ़ने का क्या करें, सतत प्रयास करें। और इसके साथ साथ ये 10 तथा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और यही 11वां है जो बाद में जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षण के द्वारा, जो माता पिता या बच्चा का जो पालन पोषण करता है उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना क्या कर दिया गया, अनिवार्य। और ये क्या गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया 11वां। क्लियर है ना। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता बताइए। सीधा हो जाएगा कि संसद को विसंति काल में क्या कर, विसंति काल जब लोकसभा क्या हो, विघटित हो, मतलब क्या संसद का सत्र नहीं चलता हो, तो उस टाइम में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है साहब। तो चलिए इससे संबंधित, क्योंकि राष्ट्रपति की बातें आई है, तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर आपको पढ़ना है अनुच्छेद तो बिहार SIPT 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 जा कर के आप, हाँ